आईएमएफ ने जो कहानी सुनाई वो तो कुछ और ही है, लेकिन पढ़ने वाले की नज़र होती है। वो बात यह है कि जैसे कभी किसी ने मना करना हो ना, तो वो ख़त लिख देता है कि तुम्हारी मोहब्बत बहुत सच्ची और तुम्हारे दिली जज्बात बड़े सदाकत से भरे हुए हैं, लेकिन वजह यह है कि मुझे कोई और अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरह हमने भी ख़त के वही हिस्से पढ़े कि तुम्हारी मोहब्बत बहुत अच्छी है, तुम्हारे जज्बात में बड़ी सदाकत है, तुम ज़िंदगी में और कामयाब होगे, ये होगा। इसी तरह आईएमएफ के ख़त में हमने वो पढ़ा है कि आईएमएफ ने कहा है कि आप बड़े अच्छे जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल सेट जा रहे हो, A1 VIP। क्योंकि भाईजान उसने कर्जा दिया हुआ हमें, उसने उधार दिया हुआ है, हमने वापस करना है, और वो भी सूद समेत। तो वो हमें बुरा भला थोड़ी कहेगा, उसने हमसे अपना उधार वापस लेना है, बमा सूद लेना है। अब वो हमें बुरा भला कहकर नहीं करेगा। वो लोग डिप्लोमेटिक नहीं होते, एम्पैथेटिक होते हैं। उनका जो वर्ड उन्होंने निकाला है ना, वो एम्पैथी। तो वो हर जुमले के साथ एक और जुमला लगा देते हैं, जूम आने सा। क्योंकि एक दफ़ा क्या था, मैं वो एक टेस्ट होता है अगर आपने बाहर की यूनिवर्सिटी में जाना हो, उसमें बड़े प्यार से लिखा हुआ था यू मे नॉट चीट इन द एग्जाम। मैंने कहा मे नॉट मतलब आप चाहें तो चीट ना करें, यही मतलब होते हैं ना उसके। क्योंकि अगर आपने चीट किया तो हम आपका पर्चा कैंसिल कर देंगे। तो हम वो इज्जत अफजाई का जो है थोड़ा गलत माने ना निकालें। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें हमने कर ली हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट हनीमून पीरियड कितना रह गया? आज हो गई जनवरी 22, 8 तारीख को कहानी चेंज अगले महीने की। तो ये हनीमून पीरियड है। इसके दरमियान 14 दिन में जो भी बढ़ के मार लें वो हमारी मर्जी। अगर एफबीआर कहती है कि इन 14 दिन के अंदर वो इतना रिफॉर्म ले आएगी कि रिटेल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस, वेबसाइट सबको अपनी डोमेन में ले आए, तो आपने क्या कहना है? हाँ जी आप कर लेंगे। क्योंकि 14 दिन के बाद स्टोरी बिल्कुल चेंज। पाकिस्तान बड़ा अजीब मुल्क है, दिन को कुछ रात को कुछ। एक शख्स कभी इस मुल्क का सबसे दुनियावी तौर पे ताकतवर तरीन शख्स होता है, दूसरे दिन उसका चेहरा भी टीवी पर नहीं आ सकता। पाकिस्तान बड़ा अजीब मुल्क है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में क्या होगा। खैर, आईएमएफ ने यह कह दिया, आईएमएफ ने जो अलार्मिंग बातें की हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो अच्छी बातें हैं वो तो अंडरस्टूड हैं और वो हम रिकग्नाइज़ करते हैं, वो ज़ाहिरी बात है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की, चीज़ों को ठीक किया, और उसके लिए मैंने आज दावत दी है जनाब अफीफ़ राशिद साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशी तज़ियाकारी कहूँगा इनको इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन ताजर सनतकार बिरादरी के अंदर इनका अपना नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अपनी कंपनी के CEO भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में अफीफ़ राशिद साहब। अफीफ़ साहब, बात यह है कि आईएमएफ ने, ये मैं मानता हूँ इस बात को, कि कहा है कि बहुत सारे अहदाफ पाकिस्तान ने पूरे किए हैं जिसकी मुबारकबाद हमें मिलनी चाहिए, लेकिन टू डू विद फिजिकल डिसिप्लिन, दोज आर टू डू विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दोज आर टू डू विद दोज जिसे आप कहें नॉब्स जो गवर्नमेंट ने सेट करने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप लोग हैं बिजनेसमैन, आपको जो इम्पैक्ट करता है, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन ज़्यादा है, आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करनी पड़ेगी। इसके माने दिस इज अ शॉकर इन टुडेज टाइम। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के मुतालिक प्रोग्राम से पहले मैं और आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि इट्स स्टिल हाई, यू हैव इम्प्रूव्ड सिंस लास्ट ईयर बट इट्स स्टिल हाई। इन्फ्लेशन नंबर्स भी, और इसके बारे में भी कह दिया उन्होंने। और जो बात हैरानकुन है वो ये है कि इतने सालों के अंदर हम पावर सेक्टर रिफॉर्म नहीं कर सके। ये आप लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि सब्सिडीज इन्होंने कहा हम विड्रॉ कर रहे हैं, और टैरिफ को रैशनलाइज करने के माने ये है कि इवेंचुअली आप लोगों को पे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब आप वो सेम ब्रैकेट में तो आ ही गए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ही रेजिडेंशियल टैरिफ्स इंडस्ट्री पे भी लागू होंगे, और हमारे बढ़ेंगे, आपके भी बढ़ जाएंगे। क्या कहते हैं आप इन 3 नुकात के बारे में? जी देखें, पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में हमने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स देखे हैं पाकिस्तान में, और मैं बोलूँगा बड़े अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स देखे हैं जो पिछले 5, 10, 15 साल में हमने कभी नहीं देखे। कि डॉलर की ब्लैक मार्केट को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल्स और लोगों के ऊपर इन्होंने चेक एंड बैलेंसेस बढ़ा दिए हैं।
वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, उससे स्टेबिलिटी हमारे पास बहुत बढ़ गई है। हमने देखा कि काफ़ी अरसा है कि हम डॉलर में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बहुत ही माइनर चेंजेस 10 पैसे 20 पैसे के दिन में देखते हैं, जो एक नॉर्मल चीज़ है, कोई इतना बड़ा उसमें इशू नहीं है। पर एक बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा सुकून वाली चीज़ है कि हमें अब थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी है, हम थोड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, हमें अंदाज़ा है कि जी जब तक ये अभी सेटअप चल रहा है इंटरिम, तब तक तो हमें पता है कि डॉलर को इसी लेवल पे मेंटेन रखेंगे। अब नई गवर्नमेंट आती है, वो ये मुश्किल फ़ैसले करती है नहीं करती, अनपॉपुलर फ़ैसले करते हैं नहीं करती, ये एक नई गवर्नमेंट के आने के बाद पता चलेगा कि उनका किस तरफ रुझान है, उनका फोकस किस तरफ है। सेकेंडली हमने स्मगलिंग के ऊपर बड़ा कंट्रोल किया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने स्मगलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी को डैमेज कर रही होती है, ये फिर ब्लैक चैनल के थ्रू पैसा जा रहा होता है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हमारी ग्रो कर रही होती है। पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, इसको डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में कन्वर्ट किया जाए, जो इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे नहीं समझ आता कि हम लोग क्यों नहीं अभी तक ये कर पा रहे, क्योंकि इसके बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जो डेली कैश विड्रॉल लिमिट्स है अकाउंट से, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी एक अकाउंट से फॉर एग्जांपल दिन का 5 लाख से ज़्यादा आप कैश विड्रॉ कर ही नहीं सकते। उसके अलावा आपको कैश की कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स यूज़ करें, आप उसको यूटिलाइज़ करें और उसके थ्रू आप अपना सारा काम करें, ताकि उसका ट्रेस रहे, उसका रिकॉर्ड रहे। एक दफ़ा कैश निकल गया तो उसका रिकॉर्ड तो ख़त्म हो गया, आपको पता है इसने कैश निकाल लिया, पर वो आगे किधर रोटेट हो रहा है उसकी ट्रेसिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, आप कुछ भी कर लें ट्रेसिबिलिटी नहीं कर सकते। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते हैं हमारी रियल एस्टेट सेक्टर भी, हमारा रिटेल सेक्टर भी, होलसेल सेक्टर भी, वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अनट्रेसेबल इसकी वो होती हैं, कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ ले आएँ, ताकि हमारे काफ़ी हद तक मसलों का ये सलूशन है। जहाँ तक बात हुई फिस्कल पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी की, देखें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाह रहे हैं हमारी जीडीपी ग्रो हो, पर जीडीपी तब तक ग्रो नहीं हो सकती जब तक हमारा इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। देखिए जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा सकते। इस वक्त सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोका हुआ है सिर्फ हाई मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। जो हमारा 22% जो है वो इस वक्त हमने बेस रेट किया हुआ है, उसके ऊपर बैंक का स्प्रेड डालें तो 24-25% से कम पे इस वक्त किसी को जो है फाइनेंसिंग नहीं मिल रही। और आप इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज उठा लें, उनका प्रॉफिट 25% नहीं है और 25% सूद है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लॉन्ग टर्म चल सकें इस सूद के साथ। हमारी जीडीपी कम हो सकती है, इससे बढ़ नहीं सकती। जहाँ तक हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें जीडीपी हमें अपनी पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पे आपका जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जैसे कि आपका अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, some economists predict it is larger than the documented economy of Pakistan, some predict it's as big as the documented economy। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इतना वाइबल नहीं दिखता, क्योंकि देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग जो है वो पैसे खर्च कम करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे, लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड ब्लैक का पैसा है वो तो वो बैंक्स में दबा ही नहीं सकते, क्योंकि सोर्स तो दिखा नहीं सकते। तो जब सोर्स नहीं दिखा सकते तो वो पैसा बैंक में जाके उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते, तो वो हमारे पास स्पेंडिंग कम नहीं करता। अदर वे अराउंड, जिन लोगों ने बैंक से फाइनेंसिंग ली हुई है, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बैंक से फाइनेंसिंग ली हुई है, ये इनकी कॉस्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन में मेरे हिसाब से एक ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि इससे जो है वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऊपर जा रही है। तो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पॉलिसी रेट को नीचे लाएं, ताकि लोग खुल के काम कर सकें, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ सके। आपने बात की अनएम्प्लॉयमेंट की, 8% पे है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी? जब नई जॉब्स क्रिएट होंगी। नई जॉब्स तभी क्रिएट होंगी जब नए वेंचर्स लगेंगे, जो ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं उनकी ग्रोथ होगी। उसके लिए जो एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए वो कहाँ से आएगा? वो एक लिमिटेड बिजनेसमैन अपना कैपिटल डाल सकता है, बाकी तो बैंक से बोरोइंग करनी होती है। तो अब बोरोइंग 25% के ऊपर, तो फिर कोई भी बिजनेसमैन सोचता है कि यार मेरा तो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट फीजिबल ही नहीं रहा। यानी इसलिए हफीज साहब, इन जनरल आप इस चीज़ पर तो एग्री हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव्ड, लेकिन बाय एंड लार्ज जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड लेवल पे बैठे हुए, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन रियलिटी,
तो आपके लिए बिजनेस करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी इन द कमिंग फ्यूचर, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड दिस विल कम फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव फॉर बिजनेसमैन ऑल्सो। अब बोला पावर सेक्टर रिफॉर्म करें, तो पावर सेक्टर भाई रिफॉर्म तो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है, वो कहते हैं डिस्को। अब वो डिस्को वेस्ट के अंदर किसी और चीज़ को कहते हैं, समझाना पड़ता है कि हमारे यहाँ ये जो बिजली तरसील की कंपनी है इनको डिस्को कहते हैं। अब वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि आपकी जो बेसिकली मैनेजमेंट है उसमें कोई वीकनेस है, अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस बहुत हैं, इन अदर वर्ड्स थेफ्ट बहुत है, तो उसका बेयर प्रिंट कौन करेगा? अभी जो अफीफ राशिद साहब हमारे यहाँ बड़े ब्लंट किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो गई, इसका बर्डन अब उनको बियर करना चाहिए जो पे कर रहे हैं। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। इसका मतलब हम हाई टैरिफ पे करें ताकि थेफ्ट जो कि दूसरे लोगों ने की है उसको हम ऑफसेट। मुझे लॉजिक समझाना जरा प्लीज। देखिए ये लॉजिक तो हमें भी समझ नहीं आती कि एक बंदा जो बिल पे कर रहा है आप उसी पे बर्डन डाले जा रहे हैं। हमारे टैक्स सिस्टम का भी यही चक्कर चल रहा है कि जो टैक्सेस दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर और बर्डन डाला जा रहा है, सुपर टैक्स भी लगाया जा रहा है और हर किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का उनसे कोई सवाल जवाब नहीं है जो टैक्स दे ही नहीं रहे, जो फाइलर ही नहीं है, जो किसी किस्म का टैक्स नहीं दे रहे। तो इसी तरह जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनसे तो कोई सवाल जवाब है ही नहीं। ये बड़ा अहम नुकता है। एक लम्हे के लिए आपको बीच में रोकता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े मारूफ मईशतदान भी हैं, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता भी हैं। अफीफ राशिद साहब, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल ये मुकम्मल कर लें अपनी बात, फिर मैं आपकी जानिब आता हूँ। जी अफीफ साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, तो जिस तरह ये बिजली के टैरिफ्स का है, ये पाकिस्तान में शायद हमारा दुनिया में वाहिद मुल्क होगा पाकिस्तान जहाँ पे जो मैंने 2023 जनवरी में जो बिजली यूज़ की थी उसका सरचार्ज मैं 2024 जनवरी में दूंगा। जो मैं बुक्स क्लोज कर चुका हूँ, पीएनएल्स क्लोज हो चुके हैं, टैक्सेस जमा हो चुके हैं, फिर मुझे पता चलता है नहीं जी बिजली वालों ने तो मुझे बिल कम भेजा था, अब बिल और ज़्यादा हो गया। अब मैं अपनी बैठ के पिछले सालों की भी जो है वो जो फाइनेंशियल है उसको रिवाइज करूं, इस साल के अंदर मुझे उसका जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। मैं तो प्रोडक्ट सेल कर चुका हूं, उसकी पेमेंट मेरे पास आ चुकी, बुक्स क्लोज हो चुकी। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है कि एक साल बाद का हमारे ऊपर जो है वो सरचार्ज लगा के भेज दिया जाता है कि जी एक साल पहले आपने जो बिजली यूज़ की थी उसके रेट में ही है। फिर जो हमारे साथ ज़्यादती होती है वो होती है जो हमने IPP कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उसके साथ। अभी भी 25% 30% ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि IPP ऐसे हैं जो ऑपरेशनल ही नहीं है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो हम उनको पे कर रहे होते हैं। आज अगर आप IPPs जिनको जो नॉन ऑपरेशनल है उनको पेमेंट्स बंद कर दें तो आपका जो पर यूनिट है वो 14 से 15 रुपए कम हो सकता है। तो आप ये रिलीफ क्यों नहीं दे रहे पब्लिक को? आप एक गिने चुने 10, 20, 50 लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए आपने यहाँ पे 25 करोड़ आवाम को अजियत में डाला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि जी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। आप उन IPPs के साथ बैठे, उनके साथ या तो उनको बोलें आप अपने प्लांट्स अपग्रेड करें ताकि आप एफिशिएंट बिजली प्रोड्यूस कर सकें, नहीं तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी टर्मिनेट करते हैं, चाहे उसमें एक बबल पेमेंट करके टर्मिनेट करें ताकि उन बिजनेसमैन का भी लॉस ना हो। एक गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी रहे कि जी उन्होंने जिम्मेदारी से किया, लेकिन हमें इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेके इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजायज हमारे पास से पैसा जो है वो जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। हम आज तक उनको बेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी वो IPP से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ऑपरेशनल हो ना हो, बिजली दे ना दे, हमें उनको पेमेंट करनी है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हम आगे ना करें और जो प्रोडक्टिव है एफिशिएंसी के ऊपर काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ा अहम नुकता है जो आपने पेश किया है। यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, मैंने IMF की अभी की जो और बैनुल अक़वामी इदारों ने जो पाकिस्तान के मुतालिक रिपोर्टें शाये की हैं उनका मुताला किया है, लेकिन इस दफ़ा जो बात आई है वो ये है कि महंगाई में इजाफा होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपके स्टॉक एक्सचेंज के जो एनालिस्ट हैं वो तो शोर मचाते रहे कि इंटरेस्ट रेट कम होगा 2024 में जाकर, तो वो तो उसको नलीफाई या उसको बिल्कुल निगेट कर दिया IMF ने। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल अलीना से ऐसा ही है। रिपोर्ट्स तो कुछ इतनी को हौसला अफजा नहीं है, लेकिन अगर हम खाली IMF की रिपोर्ट की बात करें तो वो भी मेरे ख्याल में हकायक से हटके ही चीज़ें पेश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा कि जो निगरान गवर्नमेंट है उसकी एफिशिएंसी में बेहतरी आई है। उस बेहतरी की वजह वो क्या बताते हैं कि आपके जो फॉरेन रिजर्व है वो 4.5 अरब डॉलर से बढ़ के वो 8.5 अरब डॉलर के ऊपर हो गए हैं।
मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई कि पिछले चंद सालों से हमने फॉरेन रिजर्व की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। फॉरेन रिजर्व जितना मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था, उसका मतलब ये होता था कि हमारे जो लोग बाहर काम करें या हम एक्सपोर्ट करें तो उससे जो रुपया हम कमाते हैं, और उसके बाद जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है तो वो निकाल के बाकी जो पैसा उसका फॉरेन रिजर्व में आ जाता है। और ये अब मेरे देखने में आ रहा है कि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी अब फॉरेन रिजर्व में डाल रहे हैं, जो कर्जा दूसरे मुल्कों से सब ले रहे हैं उसको भी फॉरेन रिजर्व के अंदर डाल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है को अच्छी तो नहीं, लेकिन चीजों को मैनिपुलेट करके हम बता रहे हैं कि फॉरेन रिजर्व में आपका इजाफा हो गया है। फिर IMF आपसे ये भी कहता है कि पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है या पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो इस साल वो 2.5 या समटाइम 2% ही बता रहे हैं। अब मुझे ये बताया, और जिसके ऊपर वो ये कह रहा है कि हमारा जो बेरोजगारी है वो अगले साल कम होगा तकरीबन 8%, जो पिछले साल 8.5% था। मुझे छोटी सी एक बात समझा दें कि अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% है या 2.6% है और आपका ग्रोथ जो है वो 2% है, तो क्या वाकई हमें ये सोचना चाहिए या हमें कहना चाहिए कि आने वाले वक्त में या इस साल बेरोजगारी जो है वो उसमें कमी आएगी? बेरोजगारी तो बढ़ेगी और उसकी वजह से जब चूंकि पॉपुलेशन आपकी ग्रो कर रही है उसके प्रेशर की वजह से आपकी महंगाई भी बढ़ेगी। फिर साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि चूंकि हमारे नॉन टैक्स और टैक्स आमदन में इजाफा हुआ जिसकी वजह हमारा बजट सारा जो कम हुआ है। मुझे एक बताने का आपका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो 9,000 अरब रुपया है और आपने सूद की मद में 8,005 जो अरब है रुपया वो आपने कर्जा सूद देना है आपने। तो मुझे बताएंगे बाकी आपका पीछे क्या बचता है? वही बात जो बार बार हो रही है, वो जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो रिपोर्टें पेश करें, लेकिन जो एक बात हमने दोनों ने कई प्रोग्राम किए हैं बारहा ये बात हमने कही है कि जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को रिलीफ दे सकेंगे, जिसकी आप अभी मेरे कुलीग से बात कर रहे थे। जी जी जी, तो ये बड़ी अहम बात आपने की। यहाँ एक और सवाल मेरे जहन में था मोहम्मद शहबाज साहब, इससे आगे बढ़ूँ। मैंने देखा कि ये अब IMF रिपोर्ट की रोशनी में फिस्कल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक सियासतदान की तकरीर सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हम तनख्वाहें भी बढ़ा देंगे, बिजली भी मुफ्त कर देंगे और हम हाउसिंग भी प्रोवाइड कर देंगे और हम मुलाजमतें भी दे देंगे। तो मैं समझ नहीं पाया कि IMF आपको कह रही है कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जाना है और आप ये बात कर रहे हैं, समझ बूझ से बाहर है। क्या कहते हैं आप? जी, ये तो वही बात है जी कि जब पिछली गवर्नमेंट चली गई तो उसके एक बड़े यंग से सियासतदानों ने जज्बाती होकर कहा कि हम चुटकी मार के, जब गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आएगी तो 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान आ जाएगा, तो हम 100 अरब IMF के मत्थे मारेंगे, 100 अरब उसको देंगे, तो यूं पाकिस्तान का दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो सर्कमस्टांसेस है इसके अंदर रहते हुए मेरे ख्याल में दोबारा फिर अवाम के साथ वही जज्बाती तकरीरें, वही सारी जो 5 साल बाद होता है, लोगों को जो है वो धोखे के नरगे में लेके आया जाएगा, लोगों से वोट वसूल किए जाएंगे, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, एक चीज। दूसरी बात यह है कि हमारा सियासतदान, और जो पहले मैं भी बात करता हूँ, कोई बंदा अपडेटेड ही नहीं है वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है। हमने अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलना है, जो दुनिया के तब्दीलियां आ रही है हमने अपने आप को, अपनी नेचर को, अपनी सोच को, अपनी पॉलिसीज को उसके मुताबिक डालना है ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। अब ये देखें कि IMF की रिपोर्ट के अंदर एक ये बड़ी जो चीज है वो किसी बंदे ने उसके ऊपर बात नहीं की कि IMF की रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि गवर्नमेंट ने वादा किया IMF से कि हम आने वाले सालों में हर महीने 18 अरब के नए टैक्स लगाएंगे। आप देखेंगे जब हर महीने 18 अरब के नए टैक्स लगेंगे तो मल्टीपल होके लोगों के ऊपर महंगाई की फॉर्म में कितना असर डालेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो IMF की रिपोर्ट के अंदर छुपी नहीं, लेकिन उसके ऊपर हम जानबूझ के चुप किए हुए हैं। जैसे मेरे कुलीग ने ये कहा कि 20 से 25% IPP जो बंद हैं, क्योंकि हमने ये वादा किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ कि आप बिजली हमसे लें या ना लें, हम बिजली पैदा करें या ना करें, आपने हमें ये पेमेंट जो डॉलर की फॉर्म में करनी है और आपने जो तेल हम इस्तेमाल करेंगे बिजली प्रोड्यूस करने के लिए उसको भी खरीदारी आपने हमें करके डॉलर की फॉर्म में देनी है। मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला भी 2024 चल रहा है, ये 2025 के अंत तक चलेगा। उसके बाद जाकर चीजें जो रिवाइज होंगी तो फिर जाके मेरे ख्याल में लोगों को बिजली जो महंगी हो रही है डे बाई डे उसमें जो रिलीफ है वो मिलना शुरू होगा। 2025 तक मेरा नहीं ख्याल को बंदा बात करे इसके ऊपर। ये बड़ा अहम नुकता है, ये भी आ गया। यहाँ पर हफीफ राशिद साहब आपकी तरफ दोबारा से वापस आऊँगा। बात यह कि आपने बड़े हसन तरीके से ये बात बताई कि इसके इम्प्लिकेशंस बिज़नेस और इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह से होंगे और बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ फंड्स किस तरह से बढ़ जाएंगे।
फिर हम ब्रेक पे जाने के बाद एक छोटी सी हमने बात की थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको भी आगाह करें लोगों को। देखिए, एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिशियंस नहीं दे सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट आपने बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट ने देनी है। अगर आपकी बिजनेसेस कामयाब नहीं हो रही होंगी ना, तो इनके सियासी जो भी नारे दावे, उनसे तो आपका ताल्लुक नहीं है ना, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके दावे नारे किसी फायदे के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? मुझे पहले ये एक्सप्लेन कर दें, मैं थोड़ा कंफ्यूज इस वजह से हूँ। देखें, जो मेजर आपकी एम्प्लॉयमेंट निकलती है वो प्राइवेट सेक्टर से निकलती है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। हमने देखा ऑलरेडी जो गवर्नमेंट इदारे हमारे चल रहे हैं वो रिकॉर्ड लॉसेस में चल रहे हैं। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ले लें या हम PIA ले लें, हम ऐसी जितनी हमारी हैं वो मतलब बिलियंस, PIA 55 अरब का लॉस। मतलब ये एक बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि 55 अरब रुपए हम हर साल सिर्फ बर्न आउट कर रहे हैं PIA के अंदर है। इसी तरह हमारी अगर आप पिछले टॉप की 10 कंपनीज उठा लें तो एक बहुत बड़ा फिगर है जो हम लॉसेस के अंदर से इनकर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर से ही। जहाँ पे आपकी 25 करोड़ की आवाम है वहाँ पे हम एक ट्रेडिंग बेस या सर्विस बेस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं जो है वो चल सकते। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की शदीद ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, आपको बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। मैं नहीं बोलता आप किसी बिजनेसमैन को सब्सिडी दें, आप किसी बिजनेसमैन को कोई बेनिफिट दें, लेकिन आप बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें। अब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या है? आपका पॉलिसी रेट कम हो, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो, आपको हमें बिजनेसमैन को पता हो कि यार अगले 2 साल मेरा बिजली का रेट ये होगा, गैस का रेट ये होगा, मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं। लेकिन पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उसको इतनी अनसर्टेनिटी है, उसको पता ही नहीं है कि यार अगले महीने बिजली का रेट क्या होगा, उसके अगले महीने बिजली का रेट क्या होगा, गैस का रेट क्या होगा, कोई साल के आखिर में मेरे ऊपर कोई नया टैक्सेशन तो नहीं लग जाएगा, जैसे सुपर टैक्स लगा, जैसे बैंक्स के ऊपर अभी टैक्स लगा कि जी इन्होंने बहुत बड़े प्रॉफिट कमाया, विंडफॉल प्रॉफिट। तो आप कब तक उन्हीं लोगों से टैक्सेस लेते रहेंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं? देखिए 25 करोड़ की आवाम के अंदर आज भी हमारे पास सिर्फ 20 लाख टैक्स पेयर हैं और उसमें से मेजॉरिटी वो हैं जो अपना एम्प्लॉयमेंट वाले हैं जिनका एट सोर्स कट रहा है। तो आप क्यों उनके ऊपर इतना ज्यादा वो कर रहे हैं? हम क्यों नहीं एग्रीकल्चर के ऊपर मिनिमम टैक्स करते हैं? हम रिटेल के ऊपर, होलसेल के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर। मतलब ये एक ऐसा है कि इसके अंदर हम बहुत बड़ी रिफॉर्म्स ला सकते हैं और ये रिफॉर्म्स लाएंगे तो हमें हमारे जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं हम पूरे कर सकते हैं। वो रेवेन्यू टारगेट्स पूरे करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अगर हम डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड को एक साथ जोड़ लें तो हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो हमारे पास तो ये प्रॉब्लम्स होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो कि कोई अगर इसको रियलाइज ना करे कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। और यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, नाउ लेट मी लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बात ऐसी है कि 14 दिन रह गए, 14 दिन के बाद ये हनीमून, सॉरी टू से, बुरा ना मानिएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ना मुझ पर पाबंदी होगी कि मैं वाह 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 करता रहूँ, ना किसी और पर यह पाबंदी रहेगी और लोग खुलखुला के सामने आ जाएंगे। सियासी हुकूमतों के अंदर जाहिर बात है बड़ी खुलखुला के बात होती है, तो सिनारियो विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ होंगी जो हमारे सामने आएंगी सिर्फ 14 दिन के बाद। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें मैं फिर वही बात प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी सी वो करूंगा। उसमें देखें, अभी मेरे कोलीग ये कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेरे ख्याल में, अगर मैं उन्हीं की बात को सेकंड करूं तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है वो आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी को जनरेट करती है। आप देखें, आपके जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें ठीक है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता होगा टू सम एक्सटेंट, लेकिन अब अगर देखा जाए जो मौजूदा सूरत है तो उनके अंदर मेरे कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से सारे के सारे अदारे जो हैं उस चांदे को निकाल कर सारे आपके नुकसान में जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि देखें, आपके जो सियासतदान है, जिस जो जारी बात है, इनका जो वो पीरियड है ये 14 दिन के बाद शुरू होगा। किसी ने आपको ये कह दिया कि हम 100 यूनिट जो है वो आपका जो ख्वाब है वो हम फ्री आपको बिजली के यूनिट प्रोवाइड करेंगे।
किसी ने आपको ये कह दी जी मैं आपको घर जो है वो दूंगा, किसी ने आपसे ये कह दिया हम आपको गाड़ी देंगे, लेकिन किसी बंदे ने ये बात नहीं की कि बिजली आप सस्ती करेंगे तो कैसे करें, कौन सा वो लाहे अमल है आपके पास। किसी बंदे ने आपसे ये बात नहीं कही कि देखेंगे आप अगर हमें घर देंगे। नहीं, उसका पैरेलल भी है, उसका पैरेलल ये है कि कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाके मुल्क को ठीक करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की तो एक कमिटमेंट तो वो है पॉलिटिशियंस की जो उन्होंने की है, तो अफीफ साहब एक कमिटमेंट ये भी है पॉलिटिशियंस की कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्रेक में भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो लॉसेस हो रहे हैं, और आप बता रहे थे कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज या हुकूमती जो इदारे हैं उनकी तरफ से क्या क्या लॉसेस हैं, थोड़ा उस पर भी रोशनी डाल दें, फिर हमें थोड़ा सा ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बता दें। जी अफीफ साहब। देखें, ये तो मेरे पास फिगर्स हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 कि सिर्फ जो टॉप 10 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने 730 बिलियन रुपीस के लॉसेस किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े लॉसेस हैं, और उसमें टॉप ऑफ द लाइन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने देखा कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जिनका बड़ा फोकस होता है कि हम मोटरवेज बना देंगे, पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछा देंगे। पाकिस्तान जो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन नहीं है, हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। जहां हमारी इंपोर्ट में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारी फॉरेन करेंसी के इतने बड़े इश्यूज आ रहे हैं, हमारा डेफिसिट है करंट अकाउंट में, वहाँ पे हम मोटरवेज डाल लें कि ज़्यादा गाड़ियाँ चलें और ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करें। हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते रेलवे के अंदर? देखिए, आज एक ट्रक आपका कराची पोर्ट पे कोई भी माल आप इंपोर्ट करते हैं, वो फिर एक कंटेनर एक ट्रक पे जाता है लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पूरे पाकिस्तान में। हम अपना रेलवे का क्यों नहीं सेटअप डालते, रेलवे का उसको इम्प्रूव करें कि हमारी रेल गाड़ियाँ चलें, कार्गो ट्रेन चलें जो यहाँ से 200 बॉक्सेस एक साथ लेके जा रही होंगी। तो आपकी जो कॉस्ट है, जो हम एक बात करेंगे जी हमें इन्फ्लेशन कम करनी है, उसको ये सिग्निफिकेंटली डेंट करेगा कि हमारी इन्फ्लेशन कम करेगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कराची से इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद ले जाने का है, एक ट्रक जो इस वक्त 30-35 टन लेके जाता है, वो 3-3.5 लाख रुपए का उसका किराया है। वो कन्वर्ट हो जाएगा 50-60 हज़ार रुपए पे अगर आप इसको कार्गो पे ले जाएं। तो आप कॉस्ट कंपैरिजन, तो आप इसके ऊपर इम्पैक्ट देखें कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। वोट नहीं मिलेंगे, ठीक है, वोट नहीं मिलेंगे। देखिए, वोट कैसे में, वोट चाहिए हमें, वोट आप समझ नहीं रहे हैं अफीफ साहब। ये बड़ा एक अजीब सी बात होती है, क्या कहूँ आपको। मंतक में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और फिर जो लॉसेस के आपने तखमीने बताए हैं, इसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल से बड़ी अजीब सी चीज़ है ये। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपने अफीफ राशिद साहब की बात सुनी, ये बहुत यंग एज के हैं और टाइकून भी हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर, कारोबार को समझते भी हैं। तो इनका कहना ये है कि ये जो आप मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ब्रिजेस बनाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे, ये कह रहे हैं कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो है दुनिया भर में भी जो है वो रेल के अंदर ज़्यादा चीप पड़ती है, तो आप रेल में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को, इकोनॉमिस्ट को भी आवाज़ उठानी चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, अफीफ साहब सही बात कर रहे हैं कि हमें वो रेल के ऊपर चलना चाहिए। बस दूसरी बात ये है कि आप देखें ना, आपके शहर जो हैं, आप मुझे बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ पे है? कहीं नजर आती है? बड़े बड़े शहर जो हैं। फिर दूसरी बात ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए भी करें, वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जब लोगों को कुछ नजर आएगा तो लोग वोट देंगे। अब चूंकि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए वो कास्ट एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अब ना कि सियासतदान को ये पता है कास्ट एफिशिएंसी क्या होती है, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स को पता है, इवन कि मशीनरी के अंदर बाकी जो लोग बैठे हैं उनको भी नहीं पता। तो चूंकि हम सारे वो लेके चल रहे हैं चीजों को कि ठीक है जी फलाने बंदे ने मेरे गांव की सड़क बना दी, मुझे भी अगर कोई बंदा कहेगा तो मैं भी कहूंगा ठीक है जी मेरी ये सड़क बना दो तो मैं तुम्हें वोट दे दूंगा। या मतलब कि मैं चूंकि जिसको वोट दे रहा हूँ, मैं अली नासर को वोट दे रहा हूँ, अली नासर कल को वजीर बन जाएगा तो मैं अपने गली मोहल्ले में किसी को छेड़ूंगा तो मैं जाकर चुप करके FIR करवा दूंगा, और अली नासर को फोन करूंगा भाई तेरी मेहरबानी मेरी सिफारिश कर दे तो मेरी FIR हो जाए। तो हमारी अवाम जो है उनकी भी तो सोच जो है वो यहाँ तक है, इस सोच से उनको ही बाहर निकलना चाहिए। तो जब तक अवाम डिमांड नहीं करेंगे, अवाम जो है इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, और फिर अवाम को जब पता होगा हमारे राइट्स क्या हैं, उसके बाद ही मेरे ख्याल पॉलिटिशियन जो है वो सोचेगा और वो चीजें कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अभी मुझे एक बात बताएं, अभी अफीफ साहब ये बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, उसको पॉलिसी रेट कह लें, आप उसको डिस्काउंट रेट कह लें, उसको इंटरेस्ट रेट कह लें, जब 20% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा लोन के ऊपर, तो सबसे पहली बात है कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो है मेरे जैसा बंदा वो ये सोचेगा कि यार मैं 22% जो मैंने वो सूद देना है, जो मैंने
कर्जा लेना है बैंक से, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। तो कल को जो प्रोडक्ट बेचेगा आपकी मार्केट में लेके आएगा, और आप ये भी कहें कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बाकी जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे सस्ती चीज प्रोवाइड करें, तो मुझे बताएं जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा आपकी होगी तो फिर उसका प्राइस का जो डिटर्मिनेशन वो भी तो वैसे ही होगी। तो मेरे हमने IMF एक तरफ आपको ये पॉइंट रेज कर दिया उन्होंने। हाँ जी, अब एक तरफ IMF ये कह रहा है जी जो इंडस्ट्री है वो आपका सुस्त रवि का शिकार है और हमें उसके ऊपर तशवीश है कि 2.5% के वो ग्रो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के जो एलिमेंट्स हैं उसके भी हाथ बंद दिए हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो हमारी निगरान वज़ीर खजाना है उनका बयान जो है वो इसी सिनेरियो में है कि हमें अब जो बैंकों से कर्जे लेके हम कारोबार करते थे उस सोच से हमें बाहर निकलना होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें 14 दिन अब रह गए, 14 दिन की जिम्मेदारी के लिए किसको क्या कहूं मैं। 14 दिन के बाद मामलात बदल जाएंगे। हर शख्स अभी तो यही बोलेगा ना भला है, चंगा है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन 14 दिन के बाद तो सिनारियो चेंज है। क्या कहते हैं आप? 14 दिन के बाद तो अब देखें, मुझे एक और जो चीज लग रही है, क्योंकि अभी तक कोई पार्टी जो है वो अपने बयानिया जो है वो पकड़ नहीं सकी, ठीक है, तो 14 दिन के बाद बयानिया ये जरूर आ जाएगा, क्योंकि हम अभी आए हैं तो अभी हम सिस्टम को समझ रहे हैं। तो ये जो अभी का किया धरा है वो तो जाहिर जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उनका है, तो हमें नहीं अब नहीं कह सकते, नहीं अब नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने हर चीज में हाँ में हाँ मिलाई है और इन्होंने कहा है कि जो मईशत है बेहतर हो गई है, और जैसे एंडोर्समेंट इंटरनेशनली भी आ गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि बेटर देन परहैप्स वी आर बेटर देन व्हाट वी वर 6 months ago, so at least that is established. So we are giving them the country in very good condition, we are giving them the economy in very good condition. मतलब ये pretext है, better than what it was before. देखिए जी बात ये है अली, मैं कुछ चीजों में जो है वो IMF के साथ ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो पब्लिश है उसके साथ एग्री नहीं कर रहा। पहली बात तो ये कि हाँ इन 6 माह में जो पाक रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में वो कह लें उसको स्टेबल हुआ, ये बात जो ठीक है। कोई बंदा कहे कि इन्फ्लेशन कम हो गया, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई बंदा कहे कि बेरोजगारी कम होगी, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो आपके सामने ही है। अब IMF ये कह रहा है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो 5.1% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, बट माई क्वेश्चन इज कि मुझे ये बता दें कि हर साल ये बात की जाती है कि जी इस दफा जो है ना गंदम की फसल बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है। बम्पर क्रॉप जो 2-4 महीनों में रहती है उसके बाद फिर हम गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हम चुकंदर इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हम टमाटर इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हम चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं अगर आपका कोई सेक्टर 5.1% के हिसाब से ग्रो करता है तो क्या ये चीजें हमें इंपोर्ट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपका तो काम ही अफीफ साहब का जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही है, बल्कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बजाय दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग थिंग्स व्हिच वर नेवर थॉट ऑफ इन पाकिस्तान, बिकॉज एट वन टाइम Pakistan used to get everything in the domain of packaging from abroad, but now they make world class quality packaging. But this is just an example. This is just an example that I'm telling you. मैं माजरत अफीफ साहब की तरफ जाऊंगा। अफीफ साहब बात ये कि आपने डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब की बात सुनी। Of course, now what he was coming to, I'll come to that. He is saying that should you be importing these things, and second, I think he would have come to the fact that you should be increasing your exports. विद द करंट सिनारियो जो पॉइंट्स उन्होंने रेज कर दिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप मुझे बताएं कि हाउ डू वी बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स स्पेशली इन द काइंड ऑफ सिनेरियो वी आर इन। जी देखें, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इशू ये है कि हमें अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमें एक एक्सपोर्ट कल्चर लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स को इन द फॉर्म, ये नहीं कि आप सब्सिडी दें, आप इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं, वहाँ पे आप ज़मीनें सस्ती दें कि जी आपको हम ज़मीन 25 साल के लिए 50 साल के लिए लीज पे दे रहे हैं, आप यहाँ पे फैक्ट्री डालें। आज अगर आपको पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई बड़ा सेटअप डालना है तो सबसे बड़ा तो आपका कैपिटल चले जाता है लैंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो लैंड की ट्रेडिंग हो रही है इंडस्ट्रियल एरियाज में, क्योंकि ब्लैक मनी पार्क करने का एक बहुत बड़ा हमारे पास एक इन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है कि जी आप लैंड में इन्वेस्ट कर दें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं, वहाँ पे आप फैसिलिटीज़ दें, आप वहाँ पे पूरे वक्त बिजली की सप्लाई प्रॉपर हो, उसके अंदर फ्लक्चुएशन ना हो, आपको एरिया डिफाइंड हो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज ना हो, पोर्ट के करीब हो, पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्शन हो। आज हमें प्रॉब्लम क्या होती है, आज अगर पोर्ट से हमें कोई मटेरियल चाहिए तो हम ओवरनाइट वेट करते हैं कि जी ओवरनाइट जब 11 बजेंगे उसके बाद हमारे कंटेनर्स रिलीज होंगे और हमारे पास
प्रोडक्शन में आएंगे तो हम पोर्ट के करीब ऐसे इंडस्ट्रियल वो बनाएं कि वहां से डायरेक्ट कंटेनर्स निकल सकें, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो दिन के वक्त भी अपनी पोर्ट के ऊपर एक्टिविटीज कर सकें। आज हमारी पोर्ट के ऊपर दिन के वक्त एक्टिविटीज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम रात को 11 से सुबह 6 बजे के अलावा हम जो है वो अपनी हेवी ट्रांसपोर्ट चला ही नहीं सकते। तो हम इंडस्ट्रियल जोन्स को आइडेंटिफाई करें, हम उनको बनाए, वहां पे जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसको टैक्स में रिलीफ दें। देखिए, टैक्स में रिलीफ देना एक सब्सिडी नहीं होती बल्कि एक इंसेंटिव होता है कि जी फॉर एग्जांपल अभी हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, तो अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऐसी प्रोडक्ट जो आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे अगर आप उसी की इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसकी मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए आपको ड्यूटी अगर 20% है तो आपको 10% लेगी, अगले 5 साल के लिए आपको जो इनकम टैक्स है वो 5% लेगा, ताकि आपकी वहां से रेवेन्यू जनरेशन, नई रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़े और जो बिजनेसमैन है वो इसको एक इंसेंटिव भी मिले कि यार ठीक है मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे इंसेंटिव भी मिल रहा है, मेरा आरओआई बेहतर हो रहा है। इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, उसके बाद स्पेसिफिक सेक्टर्स को जो है वो आप केटर करें। आप SIFC ने इस वक्त बड़ा अच्छा किया हुआ है एग्रीकल्चर को, हम मिडल ईस्ट के अंदर एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि हम उनको फोकस कर सकते हैं, उनकी जो खाने की नीड है उसको पूरा कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपका मिडल ईस्ट में कंटेनर्स पहुंच जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बेनिफिट चीज़ है। उसके बाद हमने फिशरी को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। फिशरी जो है वो हम यूरोपियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान की फिशरीज बैन है जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, और हाइजीन के ऊपर उन्होंने हमें बैन किया हुआ है। और वो कोई ये नहीं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बेसिक नेसेसिटीज देनी है फिशरमैन्स को, ताकि उनका जो प्रोडक्ट जब तक वो शोर पर आए तब तक वो हाइजेनिक रहे, वो खराब ना हो और वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने टूरिज्म इंडस्ट्री पे कभी फोकस नहीं किया। हम दुनिया की बड़ी बड़ी जो होटल के ग्रुप्स हैं उनको लाएं, अपने नॉर्दर्न एरियाज दिखाएं, उनको बोले हम आपको फ्री लैंड देते हैं फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, आप अपना होटल कंस्ट्रक्ट करें। जब वो होटल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो FDI लाएंगे, वो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो लोगों में एक खुशहाली आएगी, लोकल आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब ये बड़े बड़े होटल ग्रुप्स आते हैं तो उनके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर वाले होते हैं वो जैसे वो रेलवे ट्रैक्स डालने के कर सकते हैं, वो केबल कार्स डालने का कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को हमारे पास 1100 किलोमीटर की जो है वो कोस्टल बेल्ट है, हमारे पास कोई रिजॉर्ट बीचेस है ही नहीं। अगर आप टर्की देख ले तो वो अंतालिया से बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करते हैं सिर्फ रिजॉर्ट्स की वजह से, और हमारे पास वेदर भी अच्छा है अपने कोस्टल बेल्ट पे, तो हम इसको बहुत ज्यादा अवेल कर सकते हैं, पर हम अभी तक कर नहीं पा रहे हैं चीजों को फोकस नहीं किया। आपकी तरफ से आ गया। वक्त हमारे पास कम है आज प्रोग्राम के अंदर, लेकिन बहुत सारे मौजूआत के ऊपर हमने बात कर ली। दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छा हाईलाइट्स को। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जाती है, अल्लाह हाफिज़।